हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों, आपका आगामी एग्जाम है आबकारी का, जो कि आयोग ने निर्धारित तिथि जारी कर दी है 30 तारीख को, 30 जून। दोस्तों, अब 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 महीना ही समझ लो इसको, और 30 जून को आपका एग्जाम होना है। तो दोस्तों, उत्तराखंड तो आपने पढ़ ही रखा होगा, आपने लगभग सभी ने, और हिंदी भी आप पढ़ते होंगे, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता है और सब्जेक्ट में जितना जीएस में आता है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँ जीएस की, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले वहाँ पर। तो जीएस में हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो दोस्तों, वहाँ पर अगर दो दो तीन तीन प्रश्न भी आते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जितना भी सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है जीएस में कई लोगों को, जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है अभी उतना, जो नई नई तैयारी में है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? तो दोस्तों, राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की का गठन किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था इसका गठन? दोस्तों, 1953 में इसका गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1953 में। और 1953 में दोस्तों ये 3 सदस्यीय समिति थी, और इसमें 2 सदस्य और कौन थे? एक तो फजल अली थे दोस्तों, और 2 मैं आपको और बता देता हूँ। तो 2 कौन थे दोस्तों? हृदय नाथ कुंजरू एक सदस्य हो गए आपके, और दूसरे कौन थे? के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर थे दोस्तों, और हृदयनाथ कुंजरू को आपको नोट करना है दोस्तों। हृदयनाथ कुंजरू दूसरे सदस्य थे इसके। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि अन्य 2 सदस्यों के नाम बताइए, तो आपको ये याद रखना है, दूसरे सदस्य थे। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों? तो आपको विद डेट याद रखना है, 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी थी केंद्र सरकार को इस आयोग ने दोस्तों। और इसके बाद कितने राज्यों का गठन हुआ था दोस्तों? तो 14 राज्यों का गठन हुआ था, और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ऐसे 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, वहां से काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि लिंगानुपात में कौन सा राज्य ज्यादा है, सर्वाधिक है, और जैसे जनघनत्व में आ गया, और जनसंख्या वृद्धि दर में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में। तो आपको लिंगानुपात का बताना है यहाँ पर कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। पहला है हरियाणा, दूसरा है केरल, तीसरा है अरुणाचल, चौथा है दिल्ली। तो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात ऑल ओवर तो वो हो जाएगा केरल। तो केरल का पहला स्थान है दोस्तों, और शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल है सबसे ज्यादा। और हरियाणा आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों? सबसे कम कहाँ का है? तो वो है दोस्तों हरियाणा का। तो ऑल ओवर भी हरियाणा का सबसे कम हो जाएगा दोस्तों, और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम किसका है? वो भी हरियाणा का है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि सबसे कम में, तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात जो शिशुओं का है वो हरियाणा में है, और अरुणाचल में सर्वाधिक है। तो दोस्तों, आपको दोनों याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। सियाचिन में स्थित दर्रों में किस पर भारत का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, एक बार पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन गया था यहाँ से, और उनमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शन थे शायद। तो ये साल्टोस नहीं है दोस्तों, ये साल्टोरा हो जाएगा, यहाँ पे आपको करेक्शन कर लेना है। तो सियाचिन में स्थित दर्रों में किस पर भारत का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, ऐसे ही डेप्थ में बन रहे हैं दोस्तों आजकल क्वेश्चन, क्योंकि सबने रटा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है और कौन से दर्रे में आता है, तो ये तो सबको पता है दोस्तों। पर वो अगर डीपली जानना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। तो सियाचिन में स्थित दर्रों में किस पर भारत का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गेस्ट्राब्रूम, दूसरा है साल्टोरा, तीसरा है विलाफोंडला, और चौथा है ग्योंगला। तो कौन सा दोस्तों नहीं हो जाएगा इसका? तो जो ग्रेसर ब्रूम है वो उस पर भी भारत का अधिकार है दोस्तों, साल्टोरा पे भी भारत का अधिकार है, बिलाफोंडला है उस पर भी भारत का अधिकार है। जबकि ग्योंगला पर किसका अधिकार है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान का अधिकार है दोस्तों। इस पे आपको अच्छे से याद रख लेना है कि इस पे पाकिस्तान का अधिकार है। और सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो नुब्रा घाटी आ गया, नुब्रा नदी आ गया दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो सियाचिन में स्थित है दोस्तों। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्धपोत कौन सा है दोस्तों? वो भी सियाचिन है, आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? पहला है रेटलैंड, दूसरा है सेंटिनेल, तीसरा है कन्नानोर द्वीप और चौथा है यहाँ पर नानकोरी। तो दोस्तों आपको राइट आंसर सोच लिया होगा आपने अपने मन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कन्नानोर द्वीप है जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको तीनों अच्छे से याद रख लेना है। कभी आगामी एग्जामों में क्वेश्चन बनता है तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? पहला है भारत पाकिस्तान, दूसरा है भारत म्यांमार, तीसरा है भारत बांग्लादेश और चौथा है भारत श्रीलंका। तो किसके बीच है दोस्तों? आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि आदम का पुल तो कहाँ है दोस्तों? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल दोस्तों। जो मरक्कत द्वीप है वो भी भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। और आपको एक पाक जल डमरू याद रखना है, पाक जल डमरू, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि पाक के नाम से है तो भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, जबकि ये पाक जल डमरू किसके बीच में है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों अच्छे से। और दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो रेड क्लिफ है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और म्यांमार को कौन सा दर्रा अलग करता है दोस्तों? तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, जो अराकान योमा श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है दोस्तों। अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन भी बन गया था कि भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ बनाता है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दर्रों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको सारे दर्रों यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ जितना भी होगा। अटल टनल जो कि पूर्वी पीर हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है या किसको जोड़ती है? तो अटल टनल दोस्तों कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। पहला है कश्मीर को शेष भारत से, दूसरा है कुल्लू को स्पीति से, तीसरा है मनाली को लाहौल स्पीति से और चौथा है श्रीनगर को लेह से। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? वो जाएगा बनिहाल दर्रा। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, बनिहाल दर्रा किस किसको जोड़ता है? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है दोस्तों बनिहाल दर्रा। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जवाहर सुरंग किससे गुजरती है दोस्तों? जवाहर सुरंग, तो दोस्तों ये भी बनिहाल दर्रे से गुजरती है दोस्तों जो जवाहर सुरंग है। और किसको जोड़ती है? कश्मीर को शेष भारत से। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी श्रेणी में है दोस्तों जो जवाहर सुरंग है? तो ये भी बता देता हूँ आपको। जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत, पीर पंजाल। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों अच्छे से। लंबाई आ जाएगा तो दोस्तों कितनी है? 9.02 किलोमीटर। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, कितनी है? 9.02 किलोमीटर। तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना है आपको। और इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन 2020 में किया था दोस्तों। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब रखी थी दोस्तों? तो 2002 में रखी थी दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है कि कब रखी थी, 2002 में। और इसको अब वर्तमान में अटल टनल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उस टाइम पे किस नाम से? तो रोहतांग सुरंग अगर आएगा दोस्तों कि रोहतांग सुरंग पे कौन सी टनल है दोस्तों? तो रोहतांग सुरंग यही है दोस्तों, अटल टनल। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आपके सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की ओर। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? पहला है धारवाड़, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है मेघालय का पठार और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भली भांति पता होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। छोटा नागपुर का पठार ही हाउस स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मेघालय का पठार की स्थिति कहाँ है दोस्तों? मेघालय पठार तो आपको प्रायद्वीपीय भारत मानना है दोस्तों। अगर कभी एग्जाम में आता है कि यह किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है दोस्तों मेघालय का पठार। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर।
पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तट और उत्कल तट। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है कालसू बाई, जो पश्चिमी घाट में है दोस्तों, कालसू बाई है। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? वो है कद्रेमुख। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है दोस्तों दोनों को। और पश्चिमी घाट को और किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सह्याद्री। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है दोस्तों। और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों पश्चिमी घाट दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। और कोरोमंडल तट कहाँ है दोस्तों? तो ये पूर्व वाले भाग में है दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाली साइड पे कोरोमंडल तट है दोस्तों। और शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और उत्कल तट का है दोस्तों? तो उत्कल तट भी यही है दोस्तों, उड़ीसा के तट वाले भाग को ही उत्कल तट कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और पूर्वी तट तो ये पूरा ही हो गया दोस्तों यहाँ पर पूर्वी तट। और पूर्वी तट के बारे में थोड़ी और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फैक्ट। ऊंची चोटी आएगा दोस्तों, तो कौन सी है? तो विशाखापत्तनम है दोस्तों, विशाखापत्तनम आपको याद रखना है। जबकि एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर ने एक बार ऐसा पूछा था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो उन्होंने वहां पर महेंद्रगिरी को माना था। जबकि महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है दोस्तों? तो वो है 1501। और जो विशाखापत्तनम है दोस्तों उसकी हाइट है 1608। तो दोस्तों इसकी 1680 सॉरी। तो कौन सा हो गया दोस्तों ऊंचा? तो विशाखापत्तनम हो गया। जबकि एग्जामिनर ने वहाँ पे ऑप्शन नहीं दी था विशाखापत्तनम, उसने महेंद्रगिरी दिया था ऑप्शन में, तो महेंद्रगिरी मानना पड़ा। तो आपको अगर विशाखापत्तनम और महेंद्रगिरी दोनों आते हैं दोस्तों, तो आपको विशाखापत्तनम की ओर जाना है। अगर और ऑप्शन आते हैं इसके साथ, तो आपको महेंद्रगिरी मानना है दोस्तों। तो अच्छे से याद रख लेना आपको। किस झील के मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है दोस्तों? पहला है कोलेरू झील, कोलेरू हो जाएगा दोस्तों, कोलेरू झील। दूसरा है पुलिकट झील, तीसरा है वेम्बनाड झील और चौथा है चिल्का झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर है दोस्तों, वो कहाँ है? पुलिकट झील में ही स्थित है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कहाँ पर है? पुलिकट झील में। और पुलिकट झील किसकी सीमा पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ही ये झील है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। और वेम्बनाड कहाँ है दोस्तों? तो ये केरल में है। और चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। और कोलेरू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आपको सारे याद रखने हैं जितने भी झीलें बताए। कभी कभी झीलों से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। निम्न में वायु द्वारा निर्मित झील नहीं है। पहला है सांभर, दूसरा है डिंडवाना, तीसरा है राकसताल और चौथा है सरगोल। तो दोस्तों झीलें कई टाइप से बनती है दोस्तों। कोई क्रेटर झील होती है, जैसे लोनार झील है आपकी, ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है दोस्तों? तो लोनार झील है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको याद रखना है लोनार झील क्रेटर झील है दोस्तों। तो दोस्तों वायु द्वारा निर्मित हो जाएगी ये सारी झीलें। सांबर झील हो गया, डिंडवाना हो गया और सरगोल हो गया दोस्तों। तो ये सारी तीनों झीलें कहाँ हैं दोस्तों? तो ये है राजस्थान में। तो आपको याद रखना है राजस्थान में है दोस्तों ये तीनों झीलें। और ये खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों, तो खारे पानी की झीलें हैं। और राकसताल कहाँ है दोस्तों? राकसताल आपका तिब्बत में है दोस्तों। और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी यहीं से निकलती है दोस्तों। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राकसताल से निकलती है और ये हिमानीकृत है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। और सरगोल, डिंडवाना और सरगोल क्या है? तो ये खारे पानी की झीलें हैं जो कि राजस्थान में है। तो वायु द्वारा निर्मित है दोस्तों ये तीनों झीलें, और ये वाली आपकी हिमानीकृत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है रुड़की, तीसरा है दिल्ली, चौथा है फरीदाबाद। तो कहाँ है दोस्तों? तो ये दिल्ली में हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय। दोस्तों इसका राइट आंसर दिल्ली है दोस्तों। तो केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। एडन नहर किस नदी पर है दोस्तों? तो क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में। तो एडन नहर किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की ओर। मैटूर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है कृष्णा और तीसरा है पेरियार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि मैटूर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। और कहाँ है ये दोस्तों मैटूर परियोजना? तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में मैटूर परियोजना है। और कृष्णा नदी पर कौन सी है दोस्तों? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और पेरियार पर कौन सी है दोस्तों? तो इडुक्की परियोजना आपको याद रखना है, इडुक्की केरल में। और पेरियार कहाँ है दोस्तों? इडुक्की पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना और केरल में है, आपको याद रखना है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 14वें क्वेश्चन की ओर। भारत में नलकूप द्वारा सिंचित शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? पहला है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें दोस्तों तो सर्वाधिक नलकूपों से ही सिंचाई की जाती है दोस्तों। सर्वाधिक किससे की जाती है? तो नलकूपों से की जाती है। और दूसरा नंबर है नहरों का। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, नहरों का दूसरा नंबर है और पहला किसका है? तो नलकूपों का है। दोस्तों अगर कुओं से आ गया तो कुओं से की जाती है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो यह याद रखना है आपको। और दोस्तों अगर तालाब से आता है तो आपको 2 राज्य याद रख लेने हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किससे हैं दोस्तों? तो ये तालाब से सिंचित। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है रिहंद, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है बेतवा और चौथा है चंबल। दोस्तों इसका राइट आंसर बताने को देख लेते हैं यहाँ पर। तो रिहंद पे कौन सा है दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कृत्रिम झील है यूपी में। गोविंद, एक सेकंड दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत झील है दोस्तों, तो ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये रिहंद पर है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। ये कौन सी नदी पर है? तो ये रिहंद पर है दोस्तों। और कृष्णा पर कौन सी है? तो नागार्जुन सागर, मैंने अभी आपको बता दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, तो बेतवा पर है दोस्तों लक्ष्मी सागर बांध परियोजना। तो आपको अच्छे से और माता टीला बांध किस पे है दोस्तों? तो ये भी बेतवा पर है, माता टीला। तो आपको 2 क्वेश्चन मिल गए यहाँ से। माता टीला किस पे है? तो ये बेतवा पर है। और जो लक्ष्मी सागर बांध है वो भी इसी पर है दोस्तों। और चंबल पर बता देता हूँ दोस्तों आपको, पहले बता देता हूँ दोस्तों आपको, ये है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध किस पे है दोस्तों? तो चंबल पर है दोस्तों गांधी सागर। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो आपको स्टेट भी याद रखना है। और दोस्तों राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस पे है? तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, राणा और जवाहर किस पे है दोस्तों? तो ये भी चंबल पर है। और कहाँ है? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों किस पे हो जाएंगे? तो ये राजस्थान में हो जाएंगे। और गांधी सागर किस पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो आपको चंबल पे याद रखने हैं तीनों परियोजनाएं। और रिहंद मैंने बता दिया है आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो यूपी में, वो रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है। और बेतवा पर कौन सा है? लक्ष्मी सागर बांध। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं यहाँ पर 16वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्यों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं होता है, मतलब सिंचित नहीं होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो गुजरात तो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट। और मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है। तो कौन सा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों। इसमें जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है दोस्तों, कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है दोस्तों। आपको याद रखना है किस पे है? नर्मदा नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है और एक और भी है दोस्तों, राजस्थान। तो इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये नर्मदा नदी परियोजना, जो कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है ये। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिहिर शाह समिति का संबंध किससे है? तो समितियों से भी क्वेश्चन बनते हुए आ रहा है दोस्तों, तो आपको समितियां भी याद रखनी है। पहला ऑप्शन है नई राष्ट्रीय जल नीति से, दूसरा है नदी विवाद से, तीसरा है मांग प्रबंधन एवं जल आयोग, या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि किससे हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर गच्चा खाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन भी है। तो आप सभी की ओर जा रहे होंगे, जो कि अधिकतर अभ्यर्थी जाते हैं, जबकि ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हर किसी का आंसर सभी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नई राष्ट्रीय जल नीति से ही इसका संबंध है, मिहिर शाह समिति का। तो आपको याद रखना है। जल नीति तो ये आई थी दोस्तों 2019 में, और इसी टाइम पे मिहिर शाह समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी परियोजना भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो दोस्तों 3 इनमें से हो जाएगी और एक आपको हटाना है ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है संकोच, दूसरा है चूखा, तो ये दोस्तों चूखा हो जाएगा, तीसरा है नरोदी, चौथा है ताला। तो दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों ये तीनों हो जाएगी दोस्तों, संकोच, चूखा और ताला। तो आपको याद रखना है।
थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं इनसे। तो चूखा और ताला किस पे है दोस्तों? तो ये वांगचू नदी पर है, वांगचू। और जो संकोश परियोजना है दोस्तों, ये संकोश नदी पर ही है, संकोश। तो आपको नदी भी याद रखनी है दोस्तों। और किसकी संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगर पंचेश्वर परियोजना की बात करें तो पंचेश्वर किस किस की है दोस्तों? तो पंचेश्वर है भारत और नेपाल की। और कौन कौन सी है भारत और नेपाल की? तो दोस्तों शारदा हो गई, शारदा बैराज, कोसी हो गया, तो ये भी याद रखना है आपको। और टनकपुर परियोजना हो गया दोस्तों, टनकपुर चंपावत में है जो, तो ये टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल की। और पंचेश्वर जो काली नदी पर बन रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा डैम बनने वाला है ये, तो ये किसके बीच संयुक्त परियोजना है दोस्तों? ये तो भारत नेपाल की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, दूसरा है थीन रावी पर, तीसरा है पोंग ब्यास पर, और सलाल सतलज पर। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख के ही पता लग रहा होगा कि कौन सा गलत है इसका, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो राणा प्रताप सागर तो मैंने अभी जो पिछले क्वेश्चन गए उनमें से किसी में बताया था दोस्तों आपको कि राणा प्रताप सागर किस पे है? तो चंबल पर है। और दोस्तों जो थीन बांध है वो किस पे है? तो थीन बांध है दोस्तों रावी पर। ये तो राइट हो जाएगा, ये भी पहला वाला तो राइट है ही। और जो पोंग बांध है वो ब्यास पर ही है दोस्तों। और सतलज और ब्यास के संगम से क्या निकाली गई है दोस्तों? जो हरिके बैराज नामक स्थान है, हरिके बैराज, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो अब ये भी आपको याद रखना है। और सलाल परियोजना किस पे है दोस्तों? तो इसको भी देख लेते हैं सलाल को। तो सलाल और दुलहस्ती आपको याद रखना है दोस्तों, सलाल और दुलहस्ती ये किस पे है? तो दोस्तों ये है सतलज नदी पर, सॉरी दोस्तों ये है चिनाब पर। तो ये याद रखना है आपको। और सतलज पर कौन सी है दोस्तों? तो नाथपा झाकरी है दोस्तों, नाथपा झाकरी किस पे है? तो ये है दोस्तों सतलज नदी पर। आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो किससे होता है? ऑप्शन ए है बृहद परियोजनाओं से, दूसरा है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, तीसरा है लघु परियोजनाओं से, और चौथा है मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लघु परियोजनाएं हैं दोस्तों, सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु परियोजनाओं से। और लघु परियोजनाओं में क्या क्या आता है दोस्तों? नलकूप हो गया, तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है और किसके अंतर्गत है? लघु परियोजनाओं के अंतर्गत है। और बृहद परियोजनाओं में क्या आते हैं दोस्तों? तो जल विद्युत परियोजनाएं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है दोस्तों, जहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है और सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है, इसमें नहर हो गया और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं में क्या है और लघु परियोजनाओं में क्या है। तो नलकूप हो गए, तालाब हो गए दोस्तों, जैसे ड्रिप सिंचाई हो गई, जैसे पाइपलाइन वगैरह वगैरह। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। 62% है दोस्तों, 62% सिंचाई की जाती है लघु परियोजनाओं से, और बाकी अन्य जो बृहद परियोजनाएं हो गई आपकी, और राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन हो गए जैसे, और बृहद परियोजनाएं इनसे की जाती है। तो आपको सारे याद रखने हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20% कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर पॉलिटी की क्लास भी लाऊंगा दोस्तों, और इकोनॉमिक्स की, और रेगुलर जैसे चली रही है उत्तराखंड और हिंदी भी। तो दोस्तों आपको सपोर्ट बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों आपको, और बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।